नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। उससे पहले आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में आपको बताएंगे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लंग्स की हिफाजत क्यों है जरूरी और इसके लिए क्या है तरीका। सियासी ढाबे में नीतीश की इफ्तार पार्टी पर हो रहा राजनीतिक घमासान दिखाएंगे। तो सोशल अड्डा में करेंगे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रजिस्ट्रेशन के बाद होने वाले दर्शन पर चर्चा। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे एक कथक डांसर की कैंसर पर जीत की कहानी। चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। अमेरिका के ओहियो की एक कोरोना पीड़ित महिला के खुशी के आंसू आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि 2 साल पहले जब वो कोरोना पीड़ित हुई तो उन्हें कॉफी समेत कुछ चीजों की खुशबू और स्वाद आना बंद हो गया था, लेकिन अब उनकी ये बीमारी ठीक हो गई। ऐसे में जब उसे कॉफी का कप दिया गया तो उसने इसकी खुशबू महसूस की। इस पर उसके चेहरे पर चमक आ गई और आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। खाने का स्वाद और खुशबू महसूस करने के लिए इस महिला ने दिसंबर 2022 से एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। अब इसके 5 महीने बाद उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली। उड़ीसा के पुरी में वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समंदर किनारे एक शानदार कलाकृति बनाई। इसमें उन्होंने रेत की कलाकृति से ग्लोब बनाते हुए दुनिया में सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के 75 साल होने पर उसे भी शुभकामनाएं दी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। सुदर्शन पटनायक की बनाई इस शानदार कलाकृति की WHO चीफ ने भी तारीफ की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक निर्दलीय विधायक की मां फुटपाथ पर टोकरियां बेचती नजर आईं। दरअसल यहां के MLA किशोर जोरगेवार 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी मां गंगूबाई जोरगेवार अब भी अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहती। इन्हें हर कोई यहां अम्मा के नाम से पुकारता है। वो बुरड़ समाज से ताल्लुक रखती हैं। ये समाज बांस से बनी टोकरियां और दूसरे सामान बनाने के काम से जुड़ा हुआ है। इन दिनों चंद्रपुर में माता महाकाली की यात्रा जारी है, जिसके लिए अम्मा फुटपाथ पर बैठकर टोकरियां बेच रही हैं। उनका कहना है कि वो इससे रोज 2 से 3 हजार रुपए कमा लेती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भले ही उनका बेटा विधायक बन गया हो, लेकिन उन्हें टोकरियां बेचने में कोई शर्म नहीं आती। वो पिछले 50 सालों से यही काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ विकास प्राधिकरण ने एक पहल करते हुए कबाड़ वाली इमारत को आर्ट म्यूजियम में तब्दील कर दिया। इस म्यूजियम में अब 350 से ज्यादा पेंटिंग लगाई गई हैं। ये पेंटिंग यहाँ के बाशिंदों ने दी हैं। इसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। वहीं प्राधिकरण का कहना है कि आम लोग यहाँ अपनी निःशुल्क प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं। इस म्यूजियम का नाम चौपला रखा गया है। यूपी में चौपला का मतलब चौराहा होता है। बताया गया कि पहले इस डंपिंग यार्ड में कबाड़ पड़ा था, जिसे 25 लाख रुपए में बेचा गया, जबकि आर्ट म्यूजियम बनाने में इससे कम 18 लाख रुपए लगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लंग्स यानी कि फेफड़ों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण का सीधा असर लंग्स पर होता है और इसकी वजह से दिल परेशानी में आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए हॉर्न बजाया जाए। हफ्ते भर में कोरोना की तेज रफ्तार देखकर दिल का परेशान होना लाजमी है। डरने की बात बेशक न हो, लेकिन दिल धड़का सा रहता है क्योंकि कोरोना का संक्रमण सीधे लंग्स यानी फेफड़ों पर असर करता है और फेफड़े ही हार्ट यानी दिल को ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। ऑक्सीजन युक्त खून को दिल शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। साफ है कि अगर फेफड़े डैमेज होंगे तो हार्ट प्रभावित होगा और इस तरह जान पर बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि लंग्स की सुरक्षा को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सब्जी, मछली और अंकुरित बीज से आपको फायदा होगा। इसके अलावा फल, दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स को भोजन में शामिल करें।
किचन में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें आपको मिल जाएंगी जो लंग्स के लिए फायदेमंद होती हैं, मसलन मिर्च जिसमें विटामिन सी होता है और लंग्स के लिए भी ये फायदेमंद है। इसी तरह हल्दी का प्रयोग लंग्स के लिए कारगर है। अदरक वाली चाय के बहुत लोग शौकीन होते हैं। आपको बता दें कि अदरक लंग्स को कई तरह के नुकसान से बचा सकता है। इसी तरह रोजाना लहसुन की एक कली लंग्स की सुरक्षा ढाल बन सकती है। हरी सब्जियां मसलन गाजर, पालक और कद्दू लंग्स को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हेल्दी डाइट, पूरी नींद, तनाव रहित जीवन और एक्सरसाइज से लंग्स को महफूज रखा जा सकता है और कोरोना संक्रमण का सामना किया जा सकता है। इस जानकारी से दूसरे भी वाकिफ हों, इसलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंग्स की देखभाल और उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाए, इसको लेकर लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसे लेकर हमने बात की डॉक्टर चंद्रशेखर संघा से। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोरोना प्रीडोमिनेटली लंग इफेक्ट होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स लाइक द वेरिएंट्स ऑफ कोरोना। तो अभी तक जितना कोरोना वायरस अभी तक जो एडमिट हुआ है, मोस्टली इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ द सम अदर वायरसेस। बट ऑब्वियसली कोरोना लंग इफेक्ट करेगा तो आई वुड एक्सपेक्ट इट विल इफेक्ट लाइक सम अदर वायरसेस। इट कैन कॉजेज सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। और सपोज कोई पेशेंट और आइदर एडल्ट और पीडियाट्रिक्स जिसका ऑलरेडी लंग प्रॉब्लम है, क्रोनिक लंग प्रॉब्लम है, उसका ऊपर कोरोना होने के बाद और लंग का प्रॉब्लम और ज्यादा खतरा हो सकता है। तो इसीलिए सपोज समबडी हैव क्रोनिक एज्मा और क्रोनिक लंग डिजीज, उसको कोरोना से बच के रखना ज्यादा जरूरी है। और पॉसिबल है तो दे शुड रिसीव अदर वैक्सीन ऑल्सो लाइक फ्लू वैक्सीन। सपोज इन्फ्लुएंजा ऑलरेडी हुआ है, उसका ऊपर कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो ज्यादा खतरा का बात है। अभी सपोज किसी का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, एज सच देयर इज नो एंटीवायरल मेडिकेशन। सो बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रांग रखना जरूरी है। आप बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखोगे so that can protect from the corona virus. और सपोज समवन कोई स्मोक कर रहा है, एल्डरली पेशेंट, तो उसमें क्या होता है, स्मोकिंग इंज्योर्स योर लंग। लंग का जैसे कवरिंग होता है, जो लंग का हेयर सेल्स होता है, इट इंज्योर द हेयर सेल्स, एंड हेयर सेल्स का एक मेजर रोल होता है टू प्रोटेक्ट द लंग्स इम्यून सिस्टम। तो एक पोल्यूशन, ऑब्वियसली पोल्यूशन के साथ के रिलेशन है, तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जो करते हैं उसको स्मोकिंग बंद करना चाहिए। एंड न्यूट्रिशियस डाइट, दे शुड इंक्लूड दी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में, इसको इंक्लूड करना चाहिए टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। किरण रेड्डी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने कांग्रेस को झटका दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं किरण रेड्डी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण रेड्डी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को लेकर एक बैठक की। इसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऐसे मामलों पर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट समेत 5 पॉइंट पर काम करने की सलाह दी। साथ ही अगले सोमवार और मंगलवार को अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी करने को कहा। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अवार्ड हासिल करने वाले टीचर्स को एक और गुड न्यूज दी। अब ये टीचर्स स्टेट रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जो कि 5 साल के लिए मान्य होगा। इससे वो पूरे प्रदेश में कहीं भी बस यात्रा कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के लिए पुरस्कार प्राप्त शिक्षक खुद भी परिवहन विभाग की वेबसाइट www.upsrtc.com पर भी आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने राम भक्तों को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, जो कि श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन करवाएगी। यानी ये ट्रेन हर उस तीर्थ पर ले जाएगी जहां भगवान राम गए थे। इन्हीं जगहों में सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक और नागपुर शामिल हैं। ये पूरी रामायण यात्रा 18 दिनों में पूरी होगी। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के आजमगढ़ में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहां उन्होंने 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसकी छवि बदल रही है। आजमगढ़ के अलावा अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव की भी शुरुआत की।
दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करने वाले कैदियों की लंबी कतार लग गई। दरअसल इन सभी को कोरोना संकट के दौरान पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था, लेकिन अब शनिवार को उनकी वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में ये सभी अब फिर से सरेंडर करने के लिए जेल में पहुंच गए। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं, बढ़ते हैं सियासी ढाबे की तरफ, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में हिंसा को लेकर पहले से सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी ने बीजेपी को हमले का एक और मौका दे दिया है। देखिए पूरी खबर। इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश का शामिल होना नई बात नहीं। हाँ, जब बिहार में सियासी मौसम गर्म हो तो उनकी इस इफ्तार पार्टी पर घमासान तय था, और वो हुआ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और हमारे जिले में, हमारे लखीसराय के अंदर आज सवेरे एक पवन जी की हत्या कर दिया गया, जहां खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है, दंगा हो रहा है, बिहार जल रहा है। हम वहां इफ्तार मनाएं? शासन पर बैठे लोग लोगों की जिंदगी की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, विकास की गति रुक गई है, और ये खुल करके सत्ता के आनंद उठा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे दंगाइयों पर जो लोग इस देश की शांति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये शांति व्यवस्था को कायम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप इसका विरोध ना करें, सहयोग करें, और सहयोग ना कर सकते हैं तो घर में बैठे। सियासत में सारा खेल तर्कों का है। जेडीयू के लिए हिंसा और तनाव कम करने के लिए इफ्तार जरूरी है। बीजेपी के लिए ये हिंसा के जख्मों को कुरेदने जैसा है। हिंसा रामनवमी से शुरू हुई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी ने हंगामे को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। चुनावी माहौल में साइड लेना जरूरी है, सो बीजेपी ने भी अपनी लाइन तय कर ली है। तभी नीतीश का न्योता मिलने के बाद भी बीजेपी इफ्तार में शामिल नहीं हुई। इफ्तार पार्टी जिन लोगों को उन्होंने न्योता दिया है वो जाए, इसमें कहीं इशू नहीं है। न्योता जिनको मिला है वो जाए। असल में हिंसा के जख्मों को भुलाने से ज्यादा उसे भुनाने की होड़ है। इसकी बुनियाद पर 2024 के मुकाबले का मोर्चा तैयार हो रहा है। बिहार में सियासत का त्रिकोण बनाने में जुटे ओवैसी ने भी तंज कसा। मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं, उनको बिहार शरीफ जाने की फुर्सत नहीं। ओवैसी भी बिहार में सरकार और प्रशासन के नाकाम होने का नारा बुलंद कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन का दावा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा के बिगाड़ने का कोई भी प्रयास जो करेगा वो असफल होगा। नीतीश कुमार जी इन चुनौतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। आपको स्मरण होगा, जब नीतीश कुमार जी एनडीए के शासनकाल में थे तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के पुत्र भागलपुर में इसी तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किए थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। अब इफ्तार की पार्टी और मुस्लिम मतदाताओं का गणित समझ लीजिए। बिहार में मुस्लिम मतदाता करीब 16% हैं। खास तौर पर उत्तरी पूर्वी बिहार के कई इलाकों में इनका वोट निर्णायक है और ये आरजेडी का वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन की कोशिश अपने इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने की है। इसलिए नीतीश की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी मौजूद रहे। 2 दिन बाद आरजेडी ने भी इफ्तार पार्टी रखी है। वहां भी महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा होगा। बिहार में महागठबंधन को ओवैसी की एंट्री का खतरा रहता है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 नेता विधानसभा पहुंच गए थे। दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है और हो सकता है कि देर सबेर ऐसी ही कोशिश बिहार में भी हो। फिलहाल इफ्तार पर हो रही सियासत अभी और दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास दर को लेकर बड़ा अनुमान जताया। इसके मुताबिक 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3% से कम बढ़ने का अनुमान है। वहीं इस ग्रोथ में आधा योगदान भारत और चीन का रहेगा। आईएमएफ चीफ क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पिछले साल झटका लगा था, वो इस साल भी जारी रह सकता है। ऐसे में 2023 में विश्व की जीडीपी 3% से भी कम रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए नए तरीके को मंजूरी दी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति यानी CCEA की बैठक में ये फैसला लिया गया। उम्मीद है कि 10 से 12% तक सिटी गैस कंपनियां PNG CNG के दामों में कटौती कर सकती हैं। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर चेतावनी दी। एक बिजनेस इंटरव्यू के दौरान राजन ने कहा कि मैं बेहतरी की उम्मीद करता हूं, मगर आशंका इस बात की है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस पर आए हालिया संकट के बाद राजन बोले कि बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा उथल-पुथल की तरफ बढ़ रहा है। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी मजबूत महिला से जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया। जहां कीमोथेरेपी के दर्द में लोग बिस्तर से उठने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते, वहीं इस दिलेर महिला ने ट्रीटमेंट के दौरान स्टेज पर कई कथक परफॉर्मेंस दी। तो चलिए जिंदगी को जीने वाली और कथक की दीवानी इस महिला से मुलाकात करवाते हैं। शायद भगवान ने ये सोचा कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ और मैं इसको, आज मुझे लगता है शायद मुझे इसलिए चूज किया ताकि मैं लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर कर सकूं कि नहीं भैया, कैंसर इज नॉट अ डेथ थ्रेट। कैंसर का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई। कैंसर के आगे भी जिंदगी है। आपको जिंदगी देखने का नजरिया बदलना अपना। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इन महिला ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के साथ किस तरह से संघर्ष किया। अलकनंदा दास गुप्ता कैंसर सर्वाइवर हैं, लेकिन अलकनंदा की इन बातों को सुनकर ये समझा जा सकता है कि किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाइट करने वाले ही फाइटर कहे जाते हैं। अपनी बोलती आंखों के इशारों से जिंदा दिली को बयां करती कथक डांसर अलकनंदा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से एक बड़ी लड़ाई बेहद हिम्मत के साथ लड़ी। अप्रैल 2022 में जब उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ तो ना निराश हुई ना वो हताश हुई। कैंसर का डटकर इलाज करवाया और इलाज के बीच अपने स्टेज शोज भी जारी रखे। ये होने वाला था फुल ओपन कट सर्जरी। उन्होंने कहा मार्क रहेगा, तुम्हें प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते चलो अब आप 2 दिन बाद आप एडमिशन ले लो, आपका हम उसके बाद सर्जरी। मैंने कहा ना जी ना, मैं तो आ ही नहीं सकती 2 दिन बाद, मेरे 2 शोज हैं। कहती आर यू मैड, आर यू क्रेजी, दिस इज कैंसर। मैंने कहा मैं 15 दिन में मर नहीं जाऊंगी, सो गिव मी टाइम, आई हैव टू फिनिश दीज 2 शोज। एक 7 अगस्त को था और एक था मेरा 14 अगस्त को। I have to finish। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। इसे अलकनंदा की जिजीविषा ही कहा जाएगा कि कैंसर के इलाज के दौरान बेड पर लेटे हुए भी जब तक उन्होंने अपने पैरों से ताथई नहीं कर लिया तब तक उन्हें चैन नहीं आया। मैंने सिर्फ बेड पे थी मैं, और मैंने सिर्फ पैर पे लाके ता थई तट आ थई और मेरे को संतुष्टि हुई कि मेरे पैर हिल रहे हैं। कैंसर के चलते झड़ते बालों से आजिज आकर अलकनंदा ने हरिद्वार में मुंडन करा दिया, लेकिन वो कहती हैं कि जिस प्रोफेशन को वो इबादत मानती आई हैं, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ जरूरी नियम कायदे हैं जिनको सामाजिक बंधन मानते हुए वो नकारती हैं। हमारी जो डांस फर्टर्निटी है वो क्या चाहती है कि जो डांस वुमन डांसर है वो दुबली पतली हो, जो कि मैं कतई नहीं हूँ।
उसके लंबे काले बाल हों, वो तो गिर रहे थे। हाँ, मीनाक्षी आंखें मेरी बड़ी खूबसूरत है, थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि मुझे खूबसूरत आंखें मिली है। तो एक ना सोसाइटी, समाज आपको एक जगह बॉक्स पे बांध देती है कि आप इसी पैरामीटर में रहो, और मेरी आदत है उस पैरामीटर को तोड़ो। आज समाज के सामने हिम्मत और जज्बे की मिसाल बनी अलकनंदा दासगुप्ता का इलाज लगभग पूरा हो गया है, मगर उनके मुताबिक डांस करने की ख्वाहिश अभी तक अधूरी सी है। उनका सपना है भविष्य में भी अनलिमिटेड डांस करने का। जीवन है तो सुख भी होगा, दुख भी होगा, दर्द भी होंगे, तकलीफें भी होंगी, लेकिन अलकनंदा की ये कहानी बताती है कि इन दुख, इन तकलीफों से पार कैसे पाना है। वो कहती हैं कि जिंदा हो तो जिंदा होने के सबूत भी दो, और अपने डांस से वो ऐसे ही तमाम सबूत बिखेरती जा रही हैं और अपने जीवन की एक ऐसी कहानी रचती जा रही हैं जिसे जो भी सुनता है, जो भी देखता है, बस यही कहता है कि भाई वाह, लाइफ हो तो अलकनंदा जैसी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। ट्विटर ने करोड़ों लोगों को कर दिया है अनफॉलो। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। ट्विटर ने ब्लू टिक पेड करने के बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया। अब ट्विटर वेरीफाइड नाम के खाते से सभी लोगों को अनफॉलो कर दिया गया। इनमें अब तक उन लोगों को फॉलो किया जाता था जिन्हें ब्लू टिक मिला हुआ, यानी अब जल्द ही उन लोगों का फ्री ब्लू टिक भी हट जाएगा जिन्होंने इसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की अमेरिका में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि इसे वहां पूरे देश में बैन करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल कुछ अमेरिकी सांसदों ने फिर लोगों की डेटा सुरक्षा पर चिंता जताई और अमेरिकी सरकार को इस पर कुछ फैसला लेने की सलाह दी। जल्द ही सोशल मीडिया पर फेक जानकारी पर लगाम लग सकती है। खबर है कि सरकार इसके लिए एक फैक्ट चेक टीम बना सकती है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी हटाने के निर्देश भी देगी। हालांकि सरकार ने साफ किया कि उसका ये कदम मीडिया को सेंसर करना नहीं, बल्कि नकली या गुमराह करने वाली जानकारी को फैलने से रोकना है। न्यूज पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा है। मंदिर में दर्शन के लिए जुटने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अब एक नया कदम उठाने की तैयारी हो रही है। नई व्यवस्था के तहत बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मंदिर में तय सीमा के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी, जिससे भीड़ को काबू करने में मदद मिलेगी। दरअसल शनिवार, रविवार के अलावा त्योहार वाले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। भारी भीड़ होने से बांके बिहारी मंदिर और आसपास के तंग गलियों वाले इलाके में हालात बिगड़ जाते हैं। इसलिए मथुरा जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन मिलकर दर्शन कराने की नई योजना तैयार कर रहे हैं। इस योजना के तहत मंदिर में भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद दर्शन करवाने पर सहमति बनी है। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों का मानना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन कराने की योजना से मंदिर की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। हालांकि मंदिर के सेवायत गोस्वामी इस व्यवस्था को लेकर उनके हितों का ध्यान रखे जाने की भी मांग कर रहे हैं। मंदिर के सेवायत गोस्वामी चाहते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन कराए जाने की व्यवस्था से मंदिर के सेवायतों और स्थानीय लोगों को दूर रखा जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को उनकी आधार कार्ड जैसी आईडी दिखाकर मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की मांग है कि निश्चित संख्या में उनके यजमानों को दर्शन कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए तैयार हो रही नई योजना के बारे में हमने मथुरा के लोगों से बात की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। जो व्यवस्था शुरू होने जा रही है ऑनलाइन की, क्या कहेंगे उस बारे में? ये जो व्यवस्था शुरू होने जा रही है ये अच्छी बात है। जिस हिसाब से यहाँ दिन प्रतिदिन भीड़ का दबाव जो वृंदावन पे, पूरे वृंदावन, मंदिर बिहारी जी के नहीं, पूरे वृंदावन, अब आज देखिए पूरे वृंदावन की स्थिति, पूरा वृंदावन जाम है। जो वृंदावन की सिटी के अंदर रहते हैं लोग, अगर उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी जाना पड़े, वो हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचा नहीं सकते। आज ये स्थिति वृंदावन की है। उसके देखते हुए और मंदिर के दबाव को देखते हुए वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में ऑनलाइन अगर व्यवस्था चालू होती है तो ये अच्छी बात है। क्या दिक्कत दूर होंगी इससे और स्थानीय लोगों को परेशानी नहीं होगी ऑनलाइन से?
नहीं, स्थानीय लोगों के लिए तो आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड है इन पे, आधार कार्ड से अपना आधार कार्ड दिखाइए, दर्शन करिए। लोकल आदमी के लिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। तो ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए यहाँ? ये बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जिस हिसाब से वृंदावन को, वृंदावन तीर्थ धाम को आज जो पिकनिक स्पॉट बना दिया है, उसको देखते हुए ऑनलाइन व्यवस्था जरूर चालू होनी चाहिए। कुछ स्थानीय लोग, पिकनिक स्पॉट वृंदावन धाम, ये पिकनिक स्पॉट खत्म होगा। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं जो दर्शन करने आए हैं। यहाँ जो दर्शन किए आपने, अब यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद दर्शन होंगे, क्या कहोगी? हाँ, बहुत अच्छा होगा, सब लोगों के लिए अच्छा होगा, इससे इजी भी रहेगा। एक तो लाइन लगी, जो आप भीड़ देख रहे हो ना, ये कितना धक्का मुक्की में एकदम सांस भी घुट रहा है, तो कोई उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ऑनलाइन में ये रहेगा, सिस्टम रहेगा तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। हाँ वर्षा जी, यहाँ पे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब दर्शन होंगे श्रद्धालुओं को, ये लागू होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि जितनी अव्यवस्था फैली हुई है सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा। जिससे हम लोग परेशान हो रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, बच्चे परेशान हैं, तो उससे सबको राहत मिलेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइन होना, सिस्टम होना चाहिए। क्या नाम है आप, कहाँ से आया? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। ऐसे है कि यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम अगर हो जाएगा तो ये क्राउड थोड़ा कम होएगा, और क्राउड कम होगा तो कोई एक्सीडेंट होने का कोई डर नहीं रहेगा इतना। जैसे कि वैष्णो देवी पे है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है कि कितने पैसे हैं, कितने मतलब पुजारी या जो भी कितने भगत लोग जाने हैं ऊपर, वो इतने ही भेज सकते हैं जितने की वहाँ पे कैपेसिटी है, और यहाँ पे तो कोई कैपेसिटी रही नहीं। और ऐसे में बच्चे बहुत परेशान हैं, लेडीज बहुत परेशान है, जो ओल्ड आदमी है, वो बूढ़े लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई किसी दिन एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हमारी प्रशासन से प्रार्थना है कि ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, लोग अपनी लाइन के हिसाब से आएंगे, जो टाइमिंग होगा और उसी के हिसाब से दर्शन करेंगे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर यूपी के हाईटेक सिटी नोएडा से जुड़ी एक अच्छी खबर है। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर के लोगों के लिए एक नई योजना शुरू करने की तैयारी में है। आपको बता दें, इस योजना के तहत 17 अप्रैल यानी कि नोएडा दिवस के दिन शहर के लोगों को ई साइकिल की सौगात मिलेगी। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने बुकिंग ऐप से लेकर चार्जिंग स्टेशन और ई साइकिल पॉइंट जैसी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के जरिए लोग नोएडा में कई जगहों पर जाने के लिए ई साइकिल का इस्तेमाल कर सकेंगे। लोगों को पहले 30 मिनट के लिए 15 रुपए देने होंगे और 30 मिनट के बाद से प्रति मिनट 1 रुपए किराया देना होगा। इसके अलावा अगर कहीं भी रास्ते में ई साइकिल में कोई खराबी आती है तो यूजर को दूसरी ई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। यूजर को ऐप के जरिए ई साइकिल के लिए बुकिंग करानी होगी और सिक्योरिटी मनी के तौर पर 299 रुपए जमा करने होंगे। वर्षों से लटकी पड़ी इस योजना के पहले चरण में 600 से ज्यादा ई साइकिल चलाने की तैयारी है। नोएडा सिटी में 36 से ज्यादा जगहों पर ई चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था की गई है। ई साइकिल की सुविधा सेक्टर 2, एसबीआई बैंक, सेक्टर 3, अंडरग्राउंड पार्किंग, सेक्टर 12, जेड ब्लॉक मार्केट, सेक्टर 6 अथॉरिटी ऑफिस, सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 16 एपीजे स्कूल, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 18 बहुमंजिला पार्किंग, सेक्टर 21A नोएडा स्टेडियम, सेक्टर 20 अथॉरिटी ऑफिस, सेक्टर 29 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 25 मार्केट, सेक्टर 29 ब्रह्मपुत्र मार्केट, सेक्टर 30 जिला अस्पताल समेत दूसरी जगहों पर मिलेगी। आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में थे। यहां सिराथू में आयोजित कौशाम्बी महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में अरबों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। लोकतंत्र खतरे में है, भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता अब नहीं चाहती है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासूरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते।